नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है वॉकहार्ट, और इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर हबील खुराकीवाला होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार जल्दी से बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा है एक और लैकलस्टर सेशन देखने को मिला था वॉल स्ट्रीट पे। यूरोपीय बाजार कमजोर थे, लेकिन जब भारतीय बाजार में कारोबार की शुरुआत हुई थी तो इंटरेस्टिंगली एशियन मार्केट्स कुछ पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे जापान के चलते, और उसका फायदा हमने लकीली जो पॉजिटिव क्यूज थे वो उठाए थे। और हमने देखा आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार सस्टेन बाइंग देखने को मिल रही है, और इस टाइम पे करीब करीब 1/4% के आसपास के गेन्स के साथ यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। लकीली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अट्रैक्शन बेहतर है, काफी लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन एडवांस के फेवर्स में करीब 2:1 का रेशियो है, यानी कि हर दो बढ़ने वालों के सामने इस टाइम पे एक गिरने वाला शेयर है। जहां से हमने देखा है जिन पॉकेट से सस्टेन बाइंग देखने को मिल रही है, खरीदारी देखने को मिल रही है, वो पॉकेट्स हैं जो हाई बीटा जोन कहलाती हैं, और जहां पे हमने देखा है खास तौर पे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दबाव देखने को मिला था। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स पहले नजर डाल लीजिए, जहां से हमने देखा था शुक्रवार को प्रेशर आया था, और आज भी वहां से कुछ उत्साहजनक क्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक दिक्कत की बात भारतीय मार्केट्स के लिए। लेकिन जो पॉकेट्स आज खरीदारी दिखा रही है उनमें रियल एस्टेट, बैंक्स, उसमें भी खास तौर पे पीएसयू पॉकेट, कैपिटल गुड्स और पावर है, जहां पर हमने देखा है खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए आज फोकस करते हैं वॉकहार्ट पे, और इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर हबील खुराकीवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुराकीवाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, एक फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी मेजर है। इस कंपनी के 3 रिसर्च सेंटर्स हैं ग्लोबली, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस द ग्लोब है। इंडिया, यूएसए, यूके और आयरलैंड जैसे देशों में इसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन इस कंपनी ने हाल में अपने तिमाही नतीजे घोषित करे थे, जहां पे हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको इस नतीजों के बारे में बता दूं, कंपनी की बिक्री में हमने देखा था साल दर साल 26% का जंप, और मुनाफा 101% जंप करता हुआ नजर आया था। खुराकीवाला साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जो नंबर्स इस क्वार्टर में आपने डिलीवर करे, क्योंकि बाजार में खासतौर पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन Q1 और Q2 में जो आपने खास परफॉर्मेंस दिखाया था उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि इस बार एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी होती हुई नजर आएगी और मार्जिन्स बेहद हेल्दी होने वाले हैं, और ऐसे ही हुआ जो नंबर्स आपने डिलीवर करे हैं। सबसे पहले अगर इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस हमें बता सकें कैसी रही, कहां से एक खास तौर पे ग्रोथ आई है, मार्जिन प्रोफाइलिंग कैसी थी, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में किस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है सर? ये हमारे लिए ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था। और सेल्स ग्रोथ ओवरऑल 26% रहा है ये क्वार्टर में, और ज़्यादा तौर से यूएस ऑपरेशंस जो है वहाँ 45% ग्रोथ हुआ। एंड ये क्वार्टर में लास्ट 3 साल से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं वो क्वार्टर से क्वार्टर ज़्यादा होते रहा। फॉर 12 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो ऑन क्वार्टर, और अभी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 38% ऑफ सेल्स, वो इंडस्ट्री में सबसे जो ज़्यादा बोलते हैं उसमें से है। बिल्कुल, एक्चुअली बेहतरीन ट्रैक्शन पिछले कई क्वार्टर से आपकी कंपनी लगातार दिखाती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है, और खास तौर पे फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स होने वाले हैं इस कंपनी के जो अगले लेग ऑफ ग्रोथ को फंड या फिर वहां से ग्रोथ आती हुई नजर आएगी? अब बिजनेस एनवायरनमेंट एज कंपनी के हिसाब से जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं यूएसए में, यूके, इंडिया प्राइमरीली, बहुत पॉजिटिव है फॉर आवर इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो रहती है वो ज़्यादा तौर से नहीं अफेक्ट करती है। दूसरी ये बात है कि एज अ कंपनी हम रिसर्च पे ज़्यादा जोर देते हैं, R&D पे, और R&D इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ये क्वार्टर में 80% से ज़्यादा इट इंक्रीज ओवर द सेम ईयर लास्ट ईयर से, और आवर कंप्लीट स्ट्रैटेजी रिसर्च ओरिएंटेड है कि नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट करेंगे, सो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हमारा ग्रोथ ज़्यादा रहता है और मार्जिन भी अच्छी रहती है।
सर, ये कहा जाता है कि इस कंपनी का जो टर्न अराउंड देखने को मिला है उसका सबसे बड़ी वजह थी जो आपने यूएस मार्केट से फोकस करा। उस टर्न अराउंड के पार्ट में मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा, लेकिन अभी जानना चाहता हूं कि यूएस मार्केट्स आपके कुल रेवेन्यूज का कितना कंट्रीब्यूट करता है और क्या फिर आगे चलते हुए इसी ज्योग्राफी पे इस कंपनी का फोकस रहेगा या फिर आप ग्रीनर पैस्चर्स या क्या नए मार्केट्स ढूंढ रहे हैं आप आगे अगले लेग ऑफ ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, फंड करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए? यूएस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। 3-4 साल पहले हमारा यूएस का बिजनेस $100 मिलियन से भी कम था। आज ये साल हम 500 मिलियन से ज़्यादा करेंगे यूएस में बिजनेस, और वो क्वार्टर में 54% ऑफ आवर टोटल सेल्स कम्स फ्रॉम द यूएस। सो हमारे लिए यूएस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमारा R&D एफर्ट जो है वो प्राइमरीली यूएस को देख के रिसर्च फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूएस आर इंडस्ट्री के लिए सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट है। और इंडियन कंपनीज लाइक वोकाट है उस, और जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो, रिसर्च ज़्यादा हो, हम पेटेंट बहुत फाइल कर रहे हैं और सब हमारे लिए जब कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स रहता है तो हम सोचते हैं कि यूएस में वी विल कंटिन्यू टू डू वेल। आपने कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स की बात करी। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मिसाल के तौर पे जो आपका एक प्रोडक्ट है टॉपरॉल, उसमें जो लगातार मेरे ख्याल से सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी कंपनी का, उसमें जिस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है उसको लेकर ज्यादातर एनालिस्ट इस टाइम पे चिंतित नजर आते हैं। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी या फिर किस तरह से कॉम्पिटिशन पैन आउट हो रहा है इस इंडस्ट्री में और आप कैसे कोप अप कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन से सर? यूएस मार्केट और कोई भी मार्केट आप देखिए वो कॉम्पिटिटिव ही रहता है और वो इंटेंसली कॉम्पिटिटिव रहता है। तो प्रोडक्ट में कोई भी लाइक टॉपरॉल की आप बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे लिए बड़ी प्रोडक्ट है अभी भी। वो जो हमने मार्केट शेयर से वो हमने प्रोटेक्ट किए हैं, प्राइस थोड़ा कम हुआ है उसमें, मगर उसके साथ हमने न्यू प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए थे एक क्वार्टर में। तो इसके मुताबिक आप देखेंगे कि हमारा यूएस सेल्स जो है वो 45% ग्रोथ हुआ है ये क्वार्टर में उसका। चलिए खुराकी वाला साहब, वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास तौर पे जिस टर्नअराउंड की हमने बात करी थी उस पर मैं आपसे फोकस करना चाहूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ बने हुए वॉकहार्ट के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर हबील खुराकीवाला। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में हेल्दी 73.5% के आसपास का हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, पिछले एक साल में जिस तरह का सॉलिड ट्रैक्शन इस काउंटर ने दिखाया है, 490 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और पिछले एक साल में अब जाके 1780 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक साल में करीब 300% तक का जंप इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हमारे रडार पे फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉकहार्ट और इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर हबील खुराकीवाला हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले टर्नअराउंड की बात करी थी। ये कंपनी एक्चुअली डार्क से अब सामने आ चुकी है, एक मिसाल है, एग्जाम्पल उन तमाम कंपनीज के लिए जो खासे फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टाइम 3 साल में आपने इस कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल दिए हैं। एक लॉट मोर कॉन्फिडेंट और एक रिलीव्ड मैन सर। I have been a relieved person for last many years. So I think it's a public face there one you आप देख रहे हैं कि we are relieved because internally company का हमेशा ऑपरेशन अच्छी थी और ये जो स्ट्रेस पीरियड है उसमें सब वोकार्डियन है 7,000 of us all have contributed and it was a team effort which is seen. So जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है, रिसर्च फोकस है, वो एज ए बिकम अ DNA ऑफ द कंपनी नाउ एंड एज अ रिजल्ट वी बिलीव दैट वी विल कंटिन्यू टू डू वेल। सर, इस टाइम पे इस कंपनी की बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितने डेट पे आप बैठे हैं? रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है? क्योंकि मुझे याद है साल 2010 में एक डेंजरस लेवल पे पहुंच गया थे, 5.5 गुना के आसपास। ये लास्ट 9 मंथ्स में हमने 1600 करोड़ का लोन रीपेमेंट कर लिया है। इवन इंडियन सीडीआई बैंक को भी अबाउट 800 to 900 करोड़ रिसेंटली वी हैव रीपेड।
So, and we are sitting on a cash of about 1,000 crores. So our net debt to equity ratio is less than 0.5. सर, तो कब तक एक्सपेक्ट करें कंपनी डेट फ्री होती हुई नजर आएगी? All companies have some equity and some debt. Yes. And that's a normal part of a business process. But I think in a normal course, looking at our operation, we should not be carrying any net debt within next 1 year or so. ओह, ओके। तो क्या कंपनी ने जितनी तमाम एफसीसीबीज आउटस्टैंडिंग थे और फॉरेक्स डेरिवेटिव लायबिलिटीज जो थी आपकी, वो आपने पूरी तरह से पे ऑफ कर दी, जिसको लेकर खासी दिक्कतें हुई थी? Yeah, all liabilities of FCCB derivatives are completely settled, and there is no such liability which is outstanding. सर, हाल में मैं देख रहा था बीएसई अनाउंसमेंट्स में आपकी कंपनी ने नवंबर में, मेरे ख्याल से पिछले साल ही, करीब 2 करोड़ ऑप्शनली कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स जो थे, जो आपने सीडीआर पैकेज के अंदर अलॉट करे थे, वो कन्वर्ट कर दिए हैं। अब आपसे जानना चाहता हूं करंट स्टेटस क्या है, कितने शेयर अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि क्या यहां से भी कोई थ्रेट है खासतौर पर डाइल्यूशन को लेकर? जो ये लास्ट क्वार्टर में भी हमने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर, एफसीसीबी एसबीआई बैंक का था, वो 250 करोड़ के आजू बाजू, और जो अभी प्रेफरेंस शेयर है दे आर ड्यू इन 2018-19, and the total value of this preference share is about 400 crores. So, and only part conversion possible, not now, but at that time value of the share. So from that context, about the dilution impact is minimal, if at all it takes place. सर, तो कब तक एक्सपेक्ट करें ये कंपनी सीडीआर के बाहर आती हुई नजर आएगी, एग्जिट करेगी सीडीआर को? क्योंकि आई बिलीव शायद आपने बैंकर्स को यहाँ पे लिखा भी एडवांस करने के लिए एग्जिट को। So हमने सीडीआर कमेटी को लिखा था, और सीडीआर कमेटी ने एक्सेप्ट किया है हमारा एग्जिट करने का। उसी मुताबिक हमने 800 करोड़ लोन रीपेमेंट कर लिए हैं बैंक को, कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम एग्जिट करेंगे सीडीआर। पर क्या कोई खास दिक्कत थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में आपकी जो पावर्स थी वो लिमिट कर रहे थे सीडीआर सेल? नहीं, सीडीआर वो सपोर्ट किया इनिशियली, एंड हमें कभी दिक्कत नहीं हुई जब तक ऑपरेशनल इश्यूज थे और स्ट्रैटेजिक इश्यूज थे। हम रिसर्च में इन्वेस्ट करते रहे, हम कैपेक्स में भी इन्वेस्ट करते रहे, एंड हमने नया बिजनेस भी बिल्ड किया उसमें। सो सीडीआर हैज़ नॉट इम्पैक्टेड आवर ऑपरेशनल वर्किंग और एफिशिएंसी एनी टाइम ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स। सर, मैं बाबा कह रहा हूँ, रिकॉर्ड टाइम में आपने सीडीआर से एग्जिट करा है, हालात सुधारे कंपनी के। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ एक्चुअली कैसे हुआ था? जो बैलेंस शीट कंसर्न्स थी आपने रिकॉर्ड टाइम में एड्रेस तो कर ली, कहां से मदद आई? क्या सिर्फ यूएस फोकस था, या फिर और भी कुछ लीवर्स थे जो स्पेसिफिकली कंपनी को हेल्प करते हुए नजर आए? हमारा सबसे बड़ा लीवर था वो हमारे मैनेजमेंट स्टाफ एंड वोकार्ट एसोसिएट्स। वो सब ने मिलके हमने नक्की किया कि हमारा ऑपरेशन सॉलिड है, तो हम फोकस करेंगे कि अपनी ऑपरेशनल एक्सेलेंस कैसे ज़्यादा करें और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कम करें। सो ये 3 साल में रफली 8 to 9% on sales, our operational costs have come down. So operational cost to sales ratio has come down by 8 to 9%. Secondly, our US जो focus है, that has helped to improve our margins and our top line growth also. चलिए डॉक्टर खुराकी वाला, वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगी कंपनी, क्योंकि अब तक स्मार्ट ट्रैक्शन दिखा चुकी है, लेकिन आगे का आउटलुक कैसा है, आगे के हालात कैसे देखने को मिलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर खुराकी वाला से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हमारे रडार पे वॉकहार्ड और इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर हबील खुराकी वाला बने हुए हैं। सर, आपकी कंपनी के साथ दिक्कत हुई थी क्योंकि आपने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस करे थे ताकि अपना जो
करेंसी फ्लक्चुएशन उसे कवर अप कर सकें, जिसके चलते 2008 में इस कंपनी की दिक्कतें एस्केलेट हुई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले 3 से 4 सालों में क्या आपने कोई एडिशनल फॉरेक्स कवर लिया है, अपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कोई किए हैं? नहीं, उसके बाद हमने फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन का कोई कवर नहीं लिया है। एंड हमने ये रिसेंटली स्टडी किया था कि हम कवर करें, बिकॉज आवर 80% ऑफ बिजनेस इज इंटरनेशनल, एंड वी वर्कड आउट एंड वी केम टू अ कंक्लूजन कि वी नीड नॉट कवर एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सो वी आर नॉट कवर्ड एनीथिंग, नो वी आर कवरिंग एनीथिंग एट द मोमेंट। सर, आपने लगातार हाईलाइट करा कि आपने डिफिकल्ट टाइम्स में अपने R&D पे जो स्पेंड है वो बरकरार रखा था। मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या जो केपेक्स की स्पेंडिंग्स है वो कंपनी कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी, या फिर वहां पे आप स्लो होते हुए नजर आएंगे? केपेक्स के लिए क्या आउटले इस समय? See, R&D है जो, तो even this year our R&D expense are much more than last year, and we expect that our R&D spend next year में भी ज़्यादा होगा compared to this year, and that will continue to be rise because we believe that we have wonderful opportunities for technology and new products. As far as the capex is concerned, we continue to invest in capex. During the tough times we invested. Now, based on opportunities, based on the need of business, we have a continuous program to put up new facilities, as well as new technology related facilities also are getting created. सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। 4 साल से कम समय में ये कंपनी वापस बाउंस बैक करती हुई नजर आई, और ऑब्वियसली है कि सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिगेन कराया आपने, और इसीलिए पिछले 1 साल में, जैसे मैंने हाईलाइट करा, ये काउंटर 270% तक की जंप ऑलरेडी दिखा चुका है। पर जिस तरह की रीसेंट रैली रही है, जिस तरह के वैल्यूएशंस रिच होते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये ग्रोथ के आगे चलते हुए सस्टेन हो पाएगी। पिछले 4 सालों में आपकी कंपनी ने 19% साल दर साल यानी कि CAGR की ग्रोथ डिलीवर करी है। क्या ये ग्रोथ बेटर हो सकती है आगे चलते हुए? अगले 3 से 5 सालों में किस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्ट करें आपसे? आप ऐसे देखिए कि जो 3-4 साल में हमने ग्रोथ किया था, वो दैट वाज इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। यस, we continue to invest in R&D. We continue to even invest now aggressively in R&D. So if you have to look future from the past, we don't see any reason why we will not continue to grow in the future. डॉक्टर हबील खुराकीवाला, ऑन दैट नोट बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और खास तौर पे पूरी चर्चा ऑलमोस्ट हिंदी में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे वॉकहार्ट के फाउंडर और चेयरमैन, जो कंपनी के कारोबार, कंपनी के नतीजों और कंपनी के आगे के आउटलुक और टर्न अराउंड पे हमसे खास तौर पे चर्चा कर रहे थे। स्टॉक आपके सामने आज 1.25% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।